नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं आरक्षण की व्यवस्था में एक नया मोड़ ला दिया है। जी। ये फैसला जुड़ा है अनुसूचित जातियों यानी एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज के आरक्षण से, और इसने राज्यों को एक काफी अहम शक्ति दी है इन वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण करने की, मतलब सब क्लासिफिकेशन। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है ना। इसके पीछे एक लंबा कानूनी इतिहास है, कई तर्क वितर्क जुड़े हैं, और भविष्य के लिए, खासकर अगर हम सामाजिक न्याय और राजनीति की बात करें तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले को इसके सभी पहलुओं के साथ समझें। भाई क्या बदला है, क्यों बदला और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अपने ही पुराने फैसले को, जो करीब 20 साल पुराना था, 2004 का, उसे पलट दिया है। अच्छा, 20 साल पुराना फैसला। जी हाँ, तो ये एक तरह से न्यायिक पुनर्विचार का भी आप कह सकते हैं एक बड़ा उदाहरण है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। ये उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर ये है क्या, अगर आसान शब्दों में समझना चाहे तो? हाँ, इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। जी। मान लीजिए किसी राज्य में एससी समुदाय के लिए कुल 15% आरक्षण तय है। ठीक है। अब तक क्या होता था कि ये 15% कोटा उस राज्य की जितनी भी एससी जातियां हैं उन सब के लिए एक तरह से खुला था, एक कॉमन पूल था। कोई भी योग्य उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी एससी जाति का हो, वो इसका लाभ ले सकता था। हाँ, मतलब मेरिट के आधार पर उस 15% में से। जी, लेकिन अब इस नए फैसले के बाद राज्य सरकारें अगर चाहें तो इस 15% कोटे को एससी समुदाय के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं उनमें बांट सकती हैं। अच्छा, यानी उस 15% के अंदर ही और बंटवारा। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकारें अब ये तय कर सकती हैं कि इन 15% सीटों में से उदाहरण के लिए 5% सीटें एससी समुदाय की अजाति के लिए होंगी, 4% बजाति के लिए, और बाकी जो 6% बची वो शायद बाकी अन्य एससी जातियों के लिए। और ये किस आधार पे होगा, मतलब कैसे तय करेंगे कि किसको कितना? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। कोर्ट ने कहा है कि ये बंटवारा उन जातियों की संख्या, उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का स्तर क्या है, और सरकारी नौकरियों या शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व कितना कम या ज्यादा है, इन सब पैमानों पर आधारित होना चाहिए। तो आसान शब्दों में कहें तो राज्यों के हाथ में अब ये चाबी आ गई है कि वो SC/ST कोटे के अंदर भी जरूरत के हिसाब से कोटा तय कर सकें। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस फैसले की मुख्य बातें क्या रहीं? ये कब आया और किसने दिया ये फैसला? जी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया इसी साल 1 अगस्त 2024 को, और ये बहुमत का फैसला था। मतलब 7 में से 6 जज इसके पक्ष में थे और 1 जज की राय अलग थी। अच्छा, 6-1 से? हाँ, 6-1 से। और इस फैसले ने, जैसा मैंने कहा, 2004 का एक बहुत महत्वपूर्ण केस था, EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। उस मामले में 5 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था उसे पूरी तरह से पलट दिया। और उस चेन्नैया केस में क्या कहा गया था? उस चेन्नैया केस में कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें SC/ST सूची में जो जातियां शामिल हैं उनके बीच ऐसा उपवर्गीकरण नहीं कर सकती। उनका तर्क था कि यह सूची बनाने का अधिकार संविधान के तहत सिर्फ राष्ट्रपति का है, तो राज्य उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मतलब अब वो रुकावट एक तरह से हट गई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राज्यों को अब खुली छूट मिल गई, वो जैसा चाहे वैसा बंटवारा कर दें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, कोर्ट ने कुछ बहुत अहम शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त तो यह है कि कोई भी राज्य किसी एक ही SC या ST जाति को मतलब पूरा का पूरा 100% कोटा नहीं दे सकता। अच्छा, पूरा नहीं दे सकते? हाँ, मतलब बंटवारा ऐसा हो कि सभी जरूरतमंद समूहों को कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व मिले। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ऐसा कोई भी उपवर्गीकरण करने से पहले राज्यों को पुख्ता, विश्वसनीय और जिसे कहते हैं क्वांटिफाइबल डेटा वो इकट्ठा करना होगा। क्वांटिफाइबल डेटा मतलब ऐसे आंकड़े जिन्हें मापा जा सके, जो तथ्यों पर आधारित हो। राज्यों को यह साबित करना होगा कि SC/ST समुदाय के भीतर वाकई कुछ जातियां ऐसी हैं जो बाकियों की तुलना में ज्यादा पिछड़ी हुई हैं और उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये डेटा सिर्फ अंदाजा नहीं हो सकता। किस तरह का डेटा होगा ये डेटा उन जातियों की आबादी कितनी है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व कितना है या कितना कम है, इन सब पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। यानी सिर्फ राजनीतिक सहूलियत से नहीं चलेगा,
आंकड़े दिखाने होंगे। बिल्कुल, आंकड़ों के बिना ये नहीं हो पाएगा। और तीसरी अहम शर्त यह है कि राज्यों का किया गया कोई भी उपवर्गीकरण वो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। अच्छा, यानी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जी हाँ, अगर किसी राज्य के फैसले से कोई समूह सहमत नहीं है या उसे लगता है कि बंटवारा ठीक से नहीं हुआ या भेदभाव हुआ है, तो वो उसे अदालत में चुनौती दे सकता है। फिर अदालतें संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत ये देखेंगी कि राज्य का फैसला कहीं मनमाना तो नहीं है या समानता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। आपने बताया कि इस फैसले में एक जज की राय अलग थी, 6-1 का फैसला था। तो जो असहमत थी उनका क्या तर्क था? हाँ, वो थी न्यायमूर्ति बीवी त्रिवेदी। उन्होंने इस फैसले से असहमति जताई। उनका मुख्य तर्क संविधान के अनुच्छेद 341 पर आधारित था। अनुच्छेद 341? जी, ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से सलाह करके वहां के लिए अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करे। तो न्यायमूर्ति त्रिवेदी का मानना था कि जब सूची बनाने और अधिसूचित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का है, तो उस सूची के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को देना ये एक तरह से राष्ट्रपति की शक्ति का अतिक्रमण है। उनका कहना था कि ये काम संसद का है। बिल्कुल, उनका कहना था कि अगर ऐसा वर्गीकरण करना जरूरी भी है तो इसके लिए संसद को कानून बनाना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यों को ये शक्ति देनी चाहिए। लेकिन जो बहुमत जज थे, यानी 6 जज, उनकी राय इससे अलग थी। उन्होंने किस आधार पर राज्यों को ये शक्ति दी? कोई खास अनुच्छेद का इस्तेमाल किया? हाँ, बहुमत जजों ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला दिया। ये एक बहुत, आप कह सकते हैं, विशेष अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए असाधारण शक्तियां देता है। अच्छा, अनुच्छेद 142। जी, उनका मानना था कि SC/ST समुदाय के भीतर भी काफी असमानता है। कुछ जातियां आरक्षण का लाभ उस तरह नहीं उठा पा रही हैं जैसा कि उसी समुदाय की अन्य जातियां उठा रही हैं। तो समानता के लक्ष्य को हकीकत में हासिल करने के लिए और सबसे जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि राज्यों को ये शक्ति दी जाए। तो ये एक तरह से मतलब न्यायिक सक्रियता का भी मामला बनता है। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। यहाँ पर यह बात न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म पर भी एक बहस छेड़ती है कि क्या अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या कर रही हैं या फिर वो नीति निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख रही हैं, खासकर तब जब उन्होंने ये अधिकार संसद के कानून का इंतजार किए बिना खुद ही राज्यों को दे दिया है, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके। ये तो है। अब अगर हम आरक्षण के मूल उद्देश्य पर वापस आएं, तो वो तो हमेशा से यही रहा है कि ऐतिहासिक रूप से जिन समुदायों के साथ अन्याय हुआ है, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तर्क को आप कह सकते एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब इस उपवर्गीकरण का उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि SC और ST जैसे जो बड़े समूह हैं उनके अंदर भी बराबरी लाई जाए। अच्छा, समूह के अंदर भी? हाँ, दलील ये है कि इन समुदायों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो विकास की दौड़ में ज्यादा पीछे छूट गई हैं। ऐसा हो सकता है कि आरक्षण का जो बड़ा हिस्सा है वो उन्हीं जातियों को मिलता रहा हो जो थोड़ी बेहतर स्थिति में है या ज्यादा संगठित हैं या जिनकी संख्या ज्यादा है। तो ये कदम उन अति पिछड़ी या जिन्हें कई बार महादलित कहा जाता है, उन श्रेणियों में आने वाली जातियों तक आरक्षण का लाभ ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाने का एक प्रयास माना जा रहा है। कोर्ट ने भी यही कहा कि कोटे के भीतर कोटा देना यह समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये असल में समानता को और ज्यादा सार्थक बनाने का एक तरीका हो सकता है। यहाँ एक बात मुझे याद आ रही है, आपने पंजाब का जिक्र किया था शायद, कि ये उपवर्गीकरण की कोशिश कोई एकदम नई नहीं है। पंजाब का कोई पुराना मामला है इससे जुड़ा हुआ? हाँ, बिल्कुल। ये जानना बहुत दिलचस्प है। पंजाब ने तो ये काम आज से लगभग 50 साल पहले 1975 में ही कर दिया था। 50 साल पहले? जी हाँ, 1975 में पंजाब सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था और उन्होंने अपने राज्य में जो SC कोटा था उसका 50% हिस्सा वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए आरक्षित कर दिया था। अच्छा, क्यों? उनका मानना था कि ये दोनों समुदाय पंजाब की अन्य SC जातियों की तुलना में सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? मतलब पंजाब में ये व्यवस्था चलती रही कई सालों तक? जी हाँ, कमाल की बात यह है कि ये व्यवस्था करीब 30 साल तक, मतलब 2004 तक बिना किसी बड़ी कानूनी चुनौती के चलती रही। लोग शायद इससे सहमत थे या इसे स्वीकार कर लिया गया था। फिर 2004 में क्या हुआ? फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट का वो EV चिनैया वाला फैसला आ गया। वो फैसला आंध्र प्रदेश के कानून से जुड़ा था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो सिद्धांत दिया वो पूरे देश पर लागू हो गया। और सिद्धांत ये था कि उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। हाँ, कि राज्य सरकारें SC/ST में उपवर्गीकरण नहीं कर सकती। तो इस फैसले के आते ही पंजाब की जो 1975 वाली व्यवस्था थी वो भी अपने आप अमान्य हो गई। ओहो, तो पंजाब ने फिर क्या किया? हाथ पे हाथ धरे बैठे? नहीं, पंजाब ने हार नहीं मानी। 2006 में उन्होंने एक नया कानून ही बना दिया, पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। और इस कानून में उन्होंने फिर से वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए नौकरियों में प्राथमिकता का प्रावधान कर दिया। अच्छा, कानून बना कर ले आए। लेकिन इस कानून को तुरंत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। और हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने 2010 में इस कानून को रद्द कर दिया। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि भाई ये कानून सुप्रीम कोर्ट के 2004 के चिनैया फैसले के सीधे सीधे खिलाफ है, इसलिए ये असंवैधानिक है। तो फिर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई होगी? बिल्कुल। इसी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची और यहीं से वो लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसका नतीजा अब 2024 में इस नए 7 जजों के फैसले के रूप में सामने आया है। समझ गई। तो ये पूरी कहानी पंजाब से शुरू होकर चिनैया केस से होते हुए अब यहाँ तक पहुंची है। हाँ, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कई तर्क दिए, लेकिन उनका एक मुख्य तर्क 1992 के उस प्रसिद्ध इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले पर आधारित था। हाँ, इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, जिसने ओबीसी आरक्षण को लेकर कई अहम सिद्धांत दिए थे, है ना? सही कहा, बिल्कुल। पंजाब सरकार ने यही दलील दी कि देखिए, जब इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को सही माना था। हाँ, कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है ओबीसी में, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जी, तो पंजाब ने कहा कि जब ओबीसी के भीतर आप आर्थिक आधार पर एक तरह का उपवर्गीकरण कर सकते हैं, तो फिर एससी समुदाय के भीतर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं, ज्यादा पिछड़ी हैं, उनकी पहचान करके उन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा सकती? ये भी तो एक तरह का वर्गीकरण ही है, बस आधार अलग है। ये तर्क तो काफी वजनदार लगता है। क्रीमी लेयर भी तो एक तरह का सब क्लासिफिकेशन ही हुआ आर्थिक आधार पर। बिल्कुल। और इंदिरा साहनी केस ने तो ओबीसी आरक्षण की पूरी रूपरेखा तय की थी। 27% कोटा होगा, कुल आरक्षण पर 50% की सीमा होगी और क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाएगा। तो उसी केस का हवाला देकर पंजाब ने एससी में भी जरूरत के आधार पर वर्गीकरण की वकालत की। मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की ही 5 जजों की एक बेंच ने इस मामले को सुना और माना कि हाँ, 2004 के चिन्नैया फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अच्छा, 2020 में ये तय हुआ कि पुनर्विचार होगा। जी, और उन्होंने कहा कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक बड़ी बेंच यानी 7 जजों की बेंच को सौंप देना चाहिए। और फिर 7 जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी करके अब ये फैसला दे दिया है। बिल्कुल। इसी साल जनवरी 2024 में इस 7 जजों की बेंच ने पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह और अन्य नाम के इस मामले में विस्तृत सुनवाई की। सारे पक्षों को सुना गया, राज्यों की दलीलें सुनी गई, अटॉर्नी जनरल को सुना गया और फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब अगस्त में ये ऐतिहासिक फैसला आ गया। जी, 1 अगस्त 2024 को ये फैसला सुनाया गया, जिसने 2004 के चिन्नैया फैसले को पलट दिया और राज्यों को SC/ST समुदायों के भीतर उपवर्गीकरण का अधिकार दे दिया है। चलिए अब इसके जो संभावित परिणाम है उन पे बात करते हैं। एक बड़ा सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा, क्या अब SC/ST समुदाय में भी OBC की तरह क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हो सकता है? मतलब आर्थिक आधार पर जो संपन्न लोग हैं, क्या उन्हें आरक्षण से बाहर किया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। इस फैसले में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने की कोई बात नहीं कही। अच्छा, सीधे तौर पर नहीं कहा है? नहीं। हाँ। कोर्ट का जो मुख्य फोकस था वो जातियों के बीच जो असमानता है उस पर था। लेकिन यहाँ कुछ लेकिन है। कोर्ट ने राज्यों को डेटा के आधार पर उपवर्गीकरण की छूट दी है और उस डेटा में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन एक बहुत अहम पैमाना है। और साथ ही फैसले में इंदिरा साहनी केस का जिक्र भी बार बार आया है, जिसने क्रीमी लेयर की नींव रखी थी। तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं है कि भविष्य में कोई राज्य इस दिशा में सोचे या कोशिश करे। मतलब दरवाजा शायद खुला रह गया है? हाँ, आप कह सकती हैं कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बल्कि सुनवाई के दौरान एक जज न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने तो ऐसी टिप्पणी भी की थी कि आरक्षण का लाभ शायद पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिलना चाहिए और जो लोग इसके सहारे आगे बढ़ चुके हैं उनकी अगली पीढ़ी को शायद इसकी जरूरत ना हो।
तो ये विचार हवा में है, लेकिन अभी इस पर कोई स्पष्ट कानूनी निर्देश नहीं है इस फैसले में। ठीक है। और ये जो उपवर्गीकरण की शक्ति राज्यों को मिली है, ये क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर लागू होगी या फिर कॉलेज एडमिशन वगैरह, मतलब शिक्षण संस्थानों में दाखिले पर भी? देखिए, संभावना तो यही है कि ये आरक्षण के सभी क्षेत्रों पर लागू होगा, यानी सरकारी नौकरियां जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आती हैं, और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश जो अनुच्छेद 15(4) के तहत आता है, दोनों पर। क्यों? क्योंकि ये फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांत से जुड़ा है, न कि किसी खास क्षेत्र से। ये समानता और प्रतिनिधित्व के बारे में है, और संविधान में भी शिक्षा और नौकरियों दोनों ही जगह आरक्षण का प्रावधान है इन वर्गों के लिए। तो तर्क यही कहता है कि ये दोनों पर लागू होना चाहिए। समझ गई। तो अब आते हैं उस पहलू पर जिसका शायद सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, और वो है राजनीति। हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत में, खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में जाति आधारित राजनीति, या जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो बहुत अहम रही है। हाँ, वो तो है। करीब 17 राज्य ऐसे माने जाते हैं जहां जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अब इस फैसले ने क्या किया है? इसने राज्य सरकारों के हाथ में एक नया और बहुत शक्तिशाली औजार दे दिया है। किस तरह का औजार? मतलब क्या कर सकती है सरकारें? ये औजार है SC/ST वोट बैंक के जो अंदरूनी समीकरण हैं, उनको प्रभावित करने का। अब तक क्या होता था कि SC या ST वोट अक्सर एक मुश्त माना जाता था, या कुछ बड़े समूहों में बंटता था। पार्टियां उसी हिसाब से रणनीति बनाती थीं। लेकिन अब राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? वो किसी एक या कुछ गिनी चुनी उपजातियों को लुभाने के लिए उन्हें आरक्षण का ज्यादा फायदा देने का वादा कर सकती हैं, या वैसा प्रावधान कर सकती हैं, और ऐसा करके वो उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकती हैं। अच्छा, यानी जो दलित या आदिवासी वोट बैंक पहले शायद किसी एक पार्टी या गठबंधन के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ा दिखता था, जैसे हम उत्तर प्रदेश में PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जैसे समीकरण की बात सुनते हैं, अब उसमें और ज्यादा विभाजन देखने को मिल सकता है। हाँ, इसकी पूरी संभावना है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं फूट डालो और राज करो की जो पुरानी रणनीति है, उसका एक नया और ज्यादा सूक्ष्म संस्करण बन सकता है। सूक्ष्म कैसे? सूक्ष्म ऐसे कि अब ये लड़ाई समुदायों के भीतर होगी। मान लीजिए किसी राज्य में 15% SC कोटा है, और वहां 2 प्रमुख SC जातियां हैं, अ और ब, जिनकी आबादी लगभग बराबर है। अब सरकार चुनाव से पहले अ जाति को खुश करने के लिए कह सकती है कि हम आपको 10% कोटा देंगे और ब को सिर्फ 5%। ओहो। तो जाहिर है अ जाति शायद सरकार के पक्ष में आ जाए, लेकिन ब जाति नाराज हो सकती है। तो ये राजनीतिक दलों को बहुत ही महीन स्तर पर जातियों के अंदर भी सोशल इंजीनियरिंग करने का मौका देगा। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू ये भी नहीं हो सकता कि जो जातियां वाकई बहुत पिछड़ गई थीं, जिनकी संख्या कम थी या जिनकी आवाज बड़े समूहों में दब जाती थी, उन्हें अब शायद सीधी राजनीतिक पहचान मिले, उन्हें मोलभाव करने की ताकत मिले? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया आपने। निश्चित रूप से इस फैसले का एक सकारात्मक पहलू ये भी देखा जा सकता है, और शायद यही कोर्ट का इरादा भी रहा हो। अगर राज्य सरकारें ईमानदारी से, और जैसा कोर्ट ने कहा है, पुख्ता डेटा के आधार पर सबसे जरूरतमंद उपसमूहों की पहचान करती हैं और उन्हें लक्षित लाभ पहुंचाती हैं, तो ये सामाजिक न्याय के लक्ष्य को वाकई आगे बढ़ाएगा। कैसे? उन छोटी और अति पिछड़ी जातियों को लगेगा कि हाँ, हमारी भी सुनवाई हो रही है, हमारी ज़रूरतें भी पहचानी जा रही हैं। इससे उन्हें राजनीतिक रूप से भी सशक्त होने का अवसर मिल सकता है। वो अपनी मांगों को लेकर ज़्यादा संगठित हो सकती हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से दो-धारी तलवार है। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें इस नई मिली शक्ति का इस्तेमाल कैसे करती हैं। क्या वो इसे सच में सामाजिक न्याय का एक उपकरण बनाती हैं ताकि लाभ सबसे निचले पायदान तक पहुंचे, या फिर इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चमकाने का एक हथियार बना लेती हैं। और यहीं पर शायद वो डेटा वाली शर्त और न्यायिक समीक्षा का महत्व आता है। हाँ, बिल्कुल। डेटा की जरूरत ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि फैसला मनमाना ना हो, तथ्यों पर आधारित हो, और न्यायिक समीक्षा उस पर एक भारी अंकुश लगाए रखेगी कि कहीं ये समानता के सिद्धांत के ही खिलाफ न चला जाए। एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या ये भी संभव है कि अब OBC समुदाय के भीतर भी क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत तो है ही, लेकिन अब जातियों के आधार पर भी उपवर्गीकरण की मांग तेज हो जाए? हाँ, ये भी एक बहुत संभावित परिणाम लगता है। देखिए, OBC के अंदर भी ये बात काफी समय से चल रही है कि आरक्षण का बड़ा लाभ कुछ ही गिनी चुनी प्रभावशाली जातियां उठा रही हैं।
हाँ, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आई थी शायद इसी पर। जी हाँ, जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन ही इसीलिए किया गया था कि वो ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण की व्यवहार्यता को देखें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शायद इसकी सिफारिश भी की है, हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। अच्छा। इससे आरक्षण की जो पूरी बहस और राजनीति है वो और भी ज्यादा जटिल हो सकती है। ये तो है। तो कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आरक्षण की परिदृश्य में एक बहुत बड़ा, एक युगांतरकारी बदलाव ला दिया है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। इसने राज्यों को ज्यादा लचीलापन दिया है, ज्यादा शक्ति दी है, ताकि वे आरक्षण का लाभ शायद ज्यादा प्रभावी ढंग से सबसे जरूरतमंदों तक पहुंचा सकें। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी जुड़ गई हैं। हाँ, चुनौतियां बहुत हैं। राज्यों को न सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डेटा जुटाना होगा, जो अपने आप में एक बड़ा काम है। हाँ, डेटा जुटाना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल। और फिर उस डेटा के आधार पर तार्किक और न्याय संगत तरीके से फैसले लेने होंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके जो कदम हैं वो संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरें, क्योंकि जैसा हमने बात की, हर उपवर्गीकरण को अदालत में चुनौती दिए जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो मतलब मुकदमों का एक नया दौर शुरू हो सकता है। हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हर राज्य अपने हिसाब से अलग अलग पैमाने बनाएं, अलग अलग प्रतिशत तय करें, तो देश भर में एक रूपता की कमी भी देखने को मिल सकती है। ये भी एक चुनौती होगी। ये वाकई एक बहुत जटिल स्थिति बन गई है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। जी। जब हम समाज के भीतर न्याय और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए लाभों को और ज्यादा बारीकी से बांटने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे समूहों में, जिसका उद्देश्य बहुत नेक है कि लाभ सबसे निचले पायदान तक पहुंचे, तो क्या इस प्रक्रिया से अंततः समाज ज्यादा जुड़ता है क्योंकि सबको लगता है कि हमें हमारा हक मिल रहा है, या फिर ये बंटवारा और गहरा होता जाता है, नई पहचानें बनती हैं, नई दरारें बनती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद वक्त ही देगा कि इस फैसले का असल असर क्या होता है। क्या ये समाज को जोड़ता है या फिर और बांटता है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।